दोस्तों, हम लोग सीडीपी के चैप्टर 1 में जो बचा हुआ भाग विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो विकास की अवस्थाओं को अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग प्रकार से दिया है। किसी ने 3 स्टेज बताया है, तो किसी ने 4 स्टेज बताया है, तो किसी ने 7 स्टेज बताया है, तो किसी ने 11 स्टेज बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं और आज इस चैप्टर को विकास की आवश्यकताओं को खत्म कर लेते हैं। फिर हमारा इकाई जो होगा वो फर्स्ट सिलेबस का फर्स्ट जो बुलेट पॉइंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके जो ऑप्शनल होंगे उसको लगा लेंगे। फिर ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो सीडीपी असिस्टेंट टीचर का है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विकास की अवस्थाएं रॉस के अनुसार। तो दोस्तों, रॉस के अनुसार रॉस ने जो है 4 भागों में विकास की अवस्थाओं को बांटा है। तो सबसे पहले शेषावस्था होगी जो कि उम्र होगी 1 से 3 वर्ष होगी। फिर उसके बाद होगा आरंभिक बाल्यकाल होगा जो 3 से 6 वर्ष होगा। फिर उसके बाद जो होगा उत्तर बाल्यकाल होगा जो 6 से 12 वर्ष का होगा। फिर उसके बाद किशोरावस्था जो होता है लगभग सभी ने इसकी जो उम्र को सेम दिया है 12 से 18 वर्ष। फिर उसके बाद आ जाते हैं शैली के अनुसार। तो दोस्तों, शैली ने 3 स्टेजों में बांटा है। सबसे पहला बांटा है शेषावस्था, फिर बांटा है बाल्यकाल, फिर बांटा है किशोरावस्था। तो दोस्तों, शेषावस्था को इन्होंने 1 से 5 वर्ष तक का बांटा है। फिर बाल्यकाल जो होता है उनको इन्होंने 5 से 12 वर्ष तक का बांटा है और किशोरावस्था को इनको बांटा है इनने में बांटा है 12 से 18 वर्ष। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कालसैनिक के अनुसार। कालसैनिक ने जो है उम्र को 7 स्टेजों में बांटा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, काल्सनिक को देख लेते हैं यहाँ से। तो काल्सनिक ने 7 स्टेजों में बांटा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग देखते हैं गर्भाधान से जन्म तक पहला स्टेज होता है। इसका कोई भी उम्र नहीं होता है, गर्भ से जन्म तक ही होता है। फिर उसके बाद नव शेषावस्था होता है जो कि 0 से 1 महीना होता है। फिर उसके बाद होता है आरंभिक शेषावस्था होता है जो कि 1 से 15 महीना होता है। फिर उत्तर शेषावस्था होता है जो कि 15 से 30 महीना होता है। और उसके बाद जो होता है पूर्व बाल्यकाल होता है जो 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक का होता है। फिर उसके बाद होता है मध्य बाल्यकाल जो 5 से 12 वर्ष तक का होता है। उसके बाद जो किशोरावस्था होता है वो होता है 12 से 18 वर्ष तक। फिर उसके बाद दोस्तों हम हरलॉक के देख लेते हैं। हरलॉक ने इसके बाद इस गर्भावस्था को जो है 11 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले जो होता है गर्भावस्था, तो जो कि गर्भावस्था जो होता है वो 9 माह का होता है। और उसके बाद शेषावस्था को देख लेते हैं जो जन्म से 2 सप्ताह का होगा। इन्होंने हर एक के जो स्टेजेस है उसको कम कम दिनों में बांटा है। अगर दूसरे मनोवैज्ञानिकों की तुलना करें तो तभी जाके इनका स्टेज जो है 11 हुआ है। तो बचपनावस्था को उन्होंने बांटा है 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक का। फिर पूर्व बाल्यकाल को उन्होंने बांटा है 3 से 6 वर्ष तक का। और उत्तर बाल्यकाल को उन्होंने बांटा है 7 से 12 वर्ष। और वया संधि जो होता है उसको उन्होंने बांटा है 12 से 14 वर्ष। और पूर्व बाल्यकाल को उन्होंने बांटा है 15 से 17 वर्ष। और उत्तर किशोरावस्था को उन्होंने बांटा है 18 से 20 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था को उन्होंने बांटा है 21 से 40 वर्ष। और मध्य अवस्था को उन्होंने बांटा है 21 से 60 वर्ष। और वृद्धावस्था को उन्होंने बांटा है 60 वर्ष से अधिक। दोस्तों, यहाँ पे देखना उन्होंने जो है पूरा 11 अवस्थाओं में बांट लिया है। तो जो उन्होंने 11वां जो अवस्था है वृद्धावस्था जो कि 60 वर्ष से अधिक इन्होंने बांटा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग जीन प्याजे का देख लेते हैं। तो दोस्तों, जीन प्याजे ने जो 4 स्टेज में बांटा है वो संवेदी पेशी अवस्था होती है जो कि 0 से 2 वर्ष होगी। फिर उसके बाद होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 6 या 7 वर्ष तक की होती है। और तीसरा देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 6 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होगी। फिर उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देखेंगे जो कि 12 वर्ष से सीधा 18 वर्ष तक होगी। तो इस तरह से हमें मनोवैज्ञानिक जो जितने भी हैं उसको कवर कर लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में डीप अलग से चैप्टर वाइज हम लोग आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। इनके जो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में जो जो मेन प्रमुख अवस्था हैं। तो पहली अवस्था होगी गर्भावस्था, प्रीनेटाल पीरियड बोलते हैं। उसकी जो समय सीमा होगी वो होगी 40 सप्ताह 280 दिन बोलेंगे इसको। और उसके बाद बोलेंगे इसके सही क्रम, जन्म का सही क्रम। तो सबसे पहले होगा युग्मनज जिसको जाइगोट बोला जाता है। उसके बाद होता है भ्रूण, एम्ब्रियो। उसके बाद होता है गर्भस्थ शिशु, फेटस। गर्भस्थ शिशु को बोलते हैं हम लोग फेटस। उसके बाद हम लोग देखेंगे युग्मनज किसे कहा जाता है, भ्रूण किसे कहा जाता है और गर्भस्थ शिशु कब होता है। तो 2 युग्मनज कोशिकाएं दोस्तों, जब 2 युग्मनज कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मनज कहते हैं, उसे युग्मनज कहा जाता है। तो दोस्तों, युग्मनज हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं भ्रूण। तो भ्रूण
प्राणी के विकास के प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण कहते हैं। तो दोस्तों विकास के प्रारंभिक अवस्था को कहेंगे हम लोग भ्रूण। उसके बाद हम लोग देखते हैं गर्भस्थ शिशु, फेटस। तो इसे गर्भकालीन विकास की अवस्था कहते हैं। दोस्तों फेटस जो होता है गर्भकालीन विकास की अवस्था को कहते हैं फेटस। तो गर्भकाल में जो भी विकास होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेटस। उसके बाद हम लोग देखते हैं वाई गुणसूत्र में एक्स और वाई नामक जीन होता है। तो वाई गुणसूत्र में क्या होगा, एक्स और वाई नामक एक जीन होता है, ठीक है। तो यह एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करेगा जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। तो दोस्तों इसके कारण ही युग्मनज का जो विकास है वो किस रूप में होगा, नर रूप में होता है। तो नर रूप में होगा तो उसके बाद जो होता है वह नर के रूप में पैदा होगा। उसके बाद चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। टेरोटोजन क्या कहते हैं। तो दोस्तों टेरोटोजन जनरली यह एक जो होता है ना, टेरोटोजन जनरली क्या होता है, युग्मनज, भ्रूण व गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो आप याद रखेंगे युग्मनज, भ्रूण एवं गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक आप याद रखेंगे। तो टेरोटोजन एक बाह्य एजेंट है, जैसा एक रसायन, वायरस और एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से युग्मनज, भ्रूण व गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गर्भस्थ शिशु की अवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होती है उसको आप हफ्ते के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछता है, दिन के हिसाब से भी पूछता है। तो मैंने दिन के हिसाब से किया है क्योंकि याद करने में आसानी होगी। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं हृदय। दोस्तों हृदय का धड़कना प्रारंभ होता है 28 दिन में। तो 28 दिन में क्या होगा, तो दोस्तों हृदय का धड़कना जो है प्रारंभ होगा 28 दिन में। 49 दिन में क्या होता है, तो गर्भाशय में क्या होता है, गति हलचल प्रारंभ होता है। उसके बाद आप 90 दिन में देखोगे तो आंख और मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है। उसके बाद 98 दिन में छींकना व खांसना। जब आंख और मस्तिष्क का निर्माण होगा तभी छींकना और खांसना जो है शुरू होता है। उसके बाद हम देखेंगे 5वें नंबर पे 150वें दिन पे देखेंगे दोस्तों कि सिर पर बाल निकलना प्रारंभ होता है। तो सिर पर बाल निकलना जो है प्रारंभ होगा। तो सिर पर बाल निकलेगा तभी तो वो सपने देखेगा, टकला होकर सपने थोड़ी देखेगा। तो आप ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। तो 210 दिन में सपने देखना प्रारंभ करेगा। फिर उसके बाद 280 दिन पूर्णतः विकास हो जाता है। 280 दिन मतलब आप समझ सकते हो 9 महीना के आसपास है वो। फिर उसके बाद होती है गर्भावस्था की विशेषता। दोस्तों जो गर्भावस्था की विशेषता होती है, विकास की गति अन्य अवस्थाओं में तीव्र होती है। जो विकास की गति होगी अन्य अवस्थाओं से क्या होती है, तीव्र होती है। आप इसे याद रखेंगे, अन्य अवस्थाओं से विकास की गति जो है तीव्र होती है। आप इसे बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की होती है। 5 वर्ष भी बोल सकते हैं, 6 वर्ष भी बोल सकते हैं। वो आपको ऑप्शनल में देखना पड़ेगा, किस हिसाब से ऑप्शनल में बताया गया है, आप उस हिसाब से उसको आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अवस्था या पहचान। तो मानव जीवन की पहली आधारभूत अवस्था बोलेंगे शैशवावस्था को, है ना। आधारभूत अवस्था बोल सकते हैं मानव जीवन की पहली आधारभूत अवस्था। दूसरा बोल सकते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। फिर दूसरे नंबर पे बोल सकते हैं खिलौने की अवस्था, टॉय भी बोला जा सकता है इसको। फिर बड़ों पर निर्भरता की अवस्था भी बोल सकते हैं। दोस्तों बड़े पर निर्भरता की अवस्था इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा चाहता है कि बड़े ही उसके साथ रहें, बड़े उसके साथ उससे दूर ना जाए, यह सब सोचता है। तो यह बड़ों की निर्भरता की अवस्था होती है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था। तो सबसे तीव्र वृद्धि शैशवावस्था में ही होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, आप इसे याद रखेंगे। और विकास की अवस्था जो है यही है। भावी जीवन की आधारशिला। दोस्तों ये भावी जीवन की आधारशिला है। अगर बच्चा, कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस 5 से 6 वर्ष की उम्र तक हम बता सकते हैं कि बच्चा आगे जीवन में कौन से मुकाम हासिल करेगा। जैसे फ्रायड ने यह कहा है और कई सारे मनोवैज्ञानिक होंगे, हंट, बिगी, एडलर, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है शैशवावस्था को लेकर के।
और सीखने का आदर्श काल, तो दोस्तों आदर्श काल अगर सीखने का पूछता है तो हमारा शैशवावस्था ही होगा। विद्यालय पूर्वावस्था अगर बोल जाएगा तो पर भी हमारे शैशवावस्था को ही लेंगे। इस अवस्था में बच्चे के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। दोस्तों इस अवस्था में बच्चे के जो क्रियाकलाप क्या होंगे, मूल प्रवृत्तात्मक होंगे। तो दोस्तों मूल प्रवृत्तात्मक का मतलब आप समझ रहे हैं। मूल प्रवृत्तियात्मक का मतलब यह होता है कि बच्चा जब भूख लगेगा तो रोएगा, आप कुछ उसको हाथ में दे दोगे तो उसे सीधा मुंह की ओर ले जाना शुरू कर देता है। उस यह उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, इसे ही मूल प्रवृत्तियात्मक कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। वह अपने आप को केंद्र मानता है, उसको लगता है कि वो जैसा सोच रहा है वही सही है, वो जैसा चाह रहा है वही सही है। क्योंकि आप देखोगे तो 1 से 5 साल की उम्र में बच्चा कितना ही बड़ा हो जाता है, कितना ही बड़ा रहता है, क्या ही आ जाता है। उसे तो लगता है अगर उसे खिलौने चाहिए, तो अगर उसे मोबाइल को फेंकना है तो फेंकेगा ही, उसे वहीं सही लगेगा। तो इस प्रकार से स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। और उसके बाद 3 से 4 वर्ष तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिय विकसित हो चुकी होती है। तो इसको आप याद रखेंगे कि 3 से 4 वर्ष तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया विकसित हो चुकी होती है। अब हम लोग देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं तो मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। तो देखो शैशवावस्था की जो विशेषताएं जो हमने पहले पढ़ा चुका है, हम लोग उसी को बस पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार, तो शैशवावस्था की विशेषता होती है मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। मतलब मूल प्रवृत्ति मतलब पहले बता चुका हूँ, भूख लगेगा तो रोएगा। तीव्र शारीरिक विकास होता है, पहले पढ़ चुके हैं। प्राराश्रित होता है, ये भी पहले हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आत्म प्रेम। तो आत्म प्रेम भी स्वकेंद्रित अवस्था में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह खुद से ही प्रेम करता है, खुद जैसा सोचता है वही सही है। उसे लगता है अगर मोबाइल फेंकना है तो जरूर फेंकेगा, उसे उसी में अच्छा लगेगा। वह स्वकेंद्रित अवस्था आत्म प्रेम की अवस्था रहती है, उसे लगता है कि लोग उसे प्यार करें। उसके बाद हम लोग देखे हैं कल्पना की सजीवता। तो दोस्तों कल्पना की सजीवता कहने का मतलब यह है कि 3 से 4 वर्ष की शिशु की कल्पना में ज़्यादा सजीवता होती है। जो 3 से 4 वर्ष की शिशु होती है उसकी कल्पना में ज़्यादा सजीवता मतलब वह चीज़ों को सही मानने लगता है जो भी कल्पना करता है। नैतिकता का अभाव होता है, उसे बड़ों के सामने कैसे रहना है, कैसे बोलना है, इसका अभाव रहता है। उसे इसके बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति प्रबल होती है इस उम्र में। पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति प्रबल होती है तभी तो बच्चा सीखता है इस उम्र में। तो इस उम्र में जैसे इमिटेशन बोलते हैं, तो इमिटेशन की जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। उसके बाद जैसे कि देखेंगे जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति हमने कर चुका है, कल्पना में सजीवता होता है। तो वैसे ही जिज्ञासा की प्रवृत्ति क्यूरियोसिटी बोलते हैं, ये भी प्रबल मात्रा में होती है। तो ये सब क्वेश्चन सी टेट और सी टेट और शिक्षक भर्ती के हिसाब से अगर रेफरेंस में देखेंगे तो पर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, इस उम्र में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है उसकी, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद संवेगों की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद सामाजिक भावना की प्रवृत्ति होती है, सामाजिक भावना की प्रवृत्ति होती है। और उसके बाद देखेंगे कि शैशवावस्था में सबसे उत्तम शिक्षण विधि क्या है। तो दोस्तों सबसे उत्तम शिक्षण विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोंटेसरी शिक्षण विधि और किंडरगार्टन जिसे केजी 1 शिक्षण विधि कहते हैं। खेल विधि भी शिक्षण विधि दी जाती है, खेल विधि से भी शिक्षण विधि दी जा सकती है। खेल खेल में पढ़ाना, जैसे कि आजकल के बड़े बड़े स्कूल्स इंटरनेशनल स्कूल्स हो गए, बड़े बड़े शहरों के स्कूल्स इस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं खेल खेल में। दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो दोस्तों बाल्यावस्था की जो समय अवधि होगी, आप उसको 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो। तो आप सीधा 5 से 12 वर्ष या फिर 6 से 13 वर्ष की आयु ले सकते हो, क्वेश्चन किस हिसाब से आया है उस हिसाब से देख करके। तो सबसे पहले दोस्तों बाल्यावस्था को जो बोला जाता है ये वही उम्र है कि जिस उम्र में यह विद्यालय में एडमिशन लेता है। इस बाल्यावस्था के प्रारंभ में बच्चा जो होता है विद्यालय में प्रारंभ लेता है और इसे विद्यालय पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, एक खतरनाक अवस्था है, खतरनाक अवस्था। दूसरा है, खतरनाक अवस्था यही है क्योंकि इसमें बच्चा बनता और बिगड़ता है इसी समय में, है कि नहीं, इसीलिए खतरनाक अवस्था बोल जाते हैं। गंदी अवस्था है, बच्चा गंदे कीचड़ विचड़ में खेलना पसंद करता है, उसे अच्छाई साफ सफाई हाइजीनिक ये सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खेलेगा तो मिट्टी में खेलेगा,
उसके बाद खेल की अवस्था, इसे खेल की अवस्था बोल जाएंगे। खेल की अवस्था मतलब कि प्ले एज। आत्मनिर्भरता की अवस्था, उसे लगता है कि वो कहीं भी जा सकता है, सही गलत पहचान कर सकता है, तो यह जो है आत्मनिर्भरता की अवस्था हो जाती है। उसके बाद आ जाती है स्फूर्ति की अवस्था, जैसे बच्चा एकदम स्फूर्ति वाला फील करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। मूर्त चिंतन की अवस्था, दोस्तों 6 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन, अगर उसको किसी वस्तु को आप दिखाओगे और आप उसे बोलोगे कि ये पेन है, या फिर आप दिखाओगे कि ये ट्रेंगल है, त्रिभुज है, या फिर ये स्क्वायर है, ये बॉल है, और उसको समझाने की कोशिश करोगे तो वो मूर्त चिंतन करके समझ सकता है। उसके बाद होते हैं पुनरावृत्ति की अवस्था। अवस्था बोलते हैं, पुनरावृत्ति की अवस्था जो होती है, ये बार बार उस चीज़ों को दोहराने लगता है, बार बार दोहरा के चीज़ों को सीखता है। उसके बाद ना टोली की अवस्था बोल सकते हैं इसको, गैंग एज भी बोला जाता है। उसके बाद बोलते हैं आत्मा केंद्रित व स्वप्रेम की अवस्था। तो दोस्तों आत्मा केंद्रित व स्वप्रेम की अवस्था इसलिए बोला जाता है कि बच्चा जो है अपने से प्रेम करता है, उसे लगता है कि लोग उसे पसंद करें, वो जो सोच रहा है वही सही है। वह अपने को बार बार आईने में, मिरर में देखेगा और अपने आप से प्रेम करने लगता है। वो ये यही उम्र है 6 वर्ष में, जब वो कक्षा फर्स्ट से लेकर के 6 तक पढ़ता है। तो इसी उम्र को बोला जाता है बाल्यावस्था की उम्र। उसके बाद होता है तार्किक चिंतन की अवस्था। बच्चा जो है तार्किक चिंतन करने लगता है, लेकिन शैशवावस्था में जस्ट ऑपोजिट अतार्किक चिंतन होता है, याद रखेंगे। नैतिकता की अभाव की अवस्था, पूरी तरीके से नैतिकता उसमें डेवलप नहीं हुई होती है, लेकिन कुछ मात्रा में नैतिकता होती है। जीवन की अनोखा काल की अवस्था इसको बोला जाता है। जीवन का अनोखा काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बनता और बिगड़ता है। मानसिक प्रक्रिया विकास में तीव्रता की अवस्था। मानसिक प्रक्रिया विकास में तीव्रता होती है, मानसिक प्रक्रिया विकास में। और उसके बाद बोलते हैं प्रारंभिक विद्यालय आयोग की अवस्था। और उसके बाद बोलेंगे मध्य बाल्यावस्था में अहम केंद्रित अधिक होता है। मध्य बाल्यावस्था में अहम केंद्रित अधिक होता है। ऐसे लगता है जो उसने बोल दिया वही सही है। बोलते हैं ना, एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये वही अवस्था होती है। उससे लगता है हम जो बोल रहे हैं वही सही है। मनोवैज्ञानिकों का मत, दोस्तों हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिकों का मत। तो मनोवैज्ञानिकों के मत के बारे में देखेंगे तो मनोवैज्ञानिकों का मत जो है फ्रायड के अनुसार, इन्होंने बाल्यावस्था को लेकर अलग अलग मत दिया है। तो फ्रायड के अनुसार क्या है, बालक को जो बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। अगर प्रारंभ के 5 वर्षों में अगर कुछ बनने की बात आएगी तो होगी फ्रायड की बात। उन्होंने एक बात होगा। और उसके बाद एडलर के अनुसार होगा बालक के जन्म के कुछ समय बाद यह तय किया जा सकता है कि वह जीवन में कौन सा स्थान हासिल करेगा। तो कौन सा स्थान हासिल करने की बात आएगी तो हमारे यहाँ होंगे एडलर साहब। अब वैलेंटाइन साहब आ गए हैं। तो वैलेंटाइन साहब बोलते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो आदर्श काल के बारे में बात होगी तो हमारा है वैलेंटाइन। और न्यूमैन के अनुसार अगर बोलेंगे तो शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, ठीक है। अगर हम न्यूमैन के अनुसार देखेंगे तो शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होगा। अब क्रो के अनुसार अगर देखते हैं कि यह अवस्था वह आधार है जिस पर भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। अगर भावी जीवन के निर्माण के बारे में बात किया जाएगा तो यह है क्रो एंड क्रो आएंगे। और उसके बाद होंगे स्टोंग के अनुसार। तो दोस्तों स्टोंग के अनुसार जीवन के पहले 2 वर्षों में बच्चा भावी जीवन की नींव रखता है। तो अगर भावी जीवन की नींव रखेगा पहले 2 वर्षों में तो याद रखना वो स्ट्रांग होगा। और स्नायुमंडल, जो कि एक बार क्वेश्चन आ चुका है स्नायुमंडल के बारे में, तो इसमें स्नायुमंडल के बारे में यह समझ सकते हैं क्या शारीरिक विकास के क्षेत्र को जो है इंडिकेट करता है। तो शारीरिक विकास के क्षेत्र आएंगे स्नायुमंडल में, आप इसे याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर उसके बाद हम लोग बाल्यावस्था के बारे में यह देखेंगे कि बाल्यावस्था जो होता है वह उसका 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो वर्ष 6 से 9 वर्ष की उम्र को हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था और 9 से 12 की उम्र को हम लोग उत्तर बाल्यावस्था जरूर बोलेंगे। और यह अवस्था भाषा विकास की सर्वोत्तम अवस्था है। तो भाषा विकास की सर्वोत्तम अवस्था यह अवस्था होगी 6 से 9 वर्ष की। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें होगा इस अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र परिवर्तन को समझने लगता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। तो दोस्तों किशोरावस्था सबसे जीवन का महत्वपूर्ण काल है, इसे स्वर्णिम काल भी कहा जाता है किशोरावस्था को। तो परिभाषा देख सकते हैं, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, उसे किशोरावस्था कहते हैं।
तो इसका उम्र जो है 12 से 13 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष आप ले सकते हो ऑप्शनल के हिसाब से। आजकल दो ऑप्शन दे रहे हैं, कभी कभी 12 वर्ष भी देता है, कभी कभी 13 वर्ष भी देता है, कभी कभी 18, कभी कभी 19 भी दे देता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, यहाँ पे अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। उसके बाद समूह भक्ति की अवस्था भी बोला जाता है। उसके बाद जो है विरोध की अवस्था कहा जाता है, उलझन की अवस्था कहा जाता है। इस समय बच्चा जो है बहुत ज़्यादा उलझन की स्थिति में होता है, मुझे क्या करना है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैंने पैदा क्यों हुआ हूँ, ये सारी अवस्थाएं वह सोचने लगता है। और इस समय वह जो है सबसे कठिन समय इस समय होता है, वह बहुत ज़्यादा संघर्ष व तनाव तूफान की अवस्था भी कहा जाती है, क्योंकि इस समय बच्चा अपने करियर के बारे में सोचता है, फ्यूचर में क्या करूंगा सोचता है। ये वही समय है 9वीं से 12वीं का समय, जिस समय आपको सब्जेक्ट लेना रहता है, फ्यूचर की सोचनी रहती है, दुनिया भर का प्रेशर रहता है, लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, है ना। जैसे आपने गुजरा है वैसी सारे बच्चे गुजरते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था बोलते हैं। स्वर्णकाल जैसे पहले बताया था। अपराध प्रवृत्ति के विकास के नाजुक अवस्था बोलते हैं, इसमें संगति में आकर बिगड़ भी सकते हैं बच्चा। तनाव एवं क्रोध की अवस्था बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तनाव और क्रोध रहता है। पैतृक अंतर्द्वंद कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। तो चलिए मनोवैज्ञानिक मत को देख लेते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार यह संघर्ष एवं तनाव तूफान की अवस्था संघर्ष तनाव तूफान की आवश्यकता है। स्टेनले हॉल ने जो कहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करते हैं, हमेशा इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद देखेंगे ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार तो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होगा और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में यह समाप्त हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। और जर्सिल्ड के अनुसार बाल्यावस्था से परिपक्वता की बात होगी तो होंगे जर्सिल्ड साहब। उसके बारे में हम लोग देखेंगे आइजैक के अनुसार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पूरा सीडीपी का सिलेबस इसमें डालने वाला हूँ। पहले असिस्टेंट टीचर का डालूंगा, उसके बाद जो असिस्टेंट टीचर से हटके होगा उसको टीचर के सीडीपी में अलग से बना के डाल दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को पढ़ाऊँगा, और जो सिलेबस से रिलेटेड है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रो विद पीताम्बर में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आइजैक के अनुसार यह अवस्था यौवन के बाद की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति आत्म उत्तरदायित्व की भावना को स्थापित करता है। आत्म उत्तरदायित्व की भावना अगर आ गई तो आप समझ जाना कि आत्म उत्तरदायित्व की भावना होती है। आइजैक के अनुसार किलपैट्रिक कथन, तो किलपैट्रिक कथन को हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो सबसे कठिन काल के बारे में अगर बात होगी तो वो क्या होंगे, किलपैट्रिक साहब होंगे। और रॉस के अनुसार हम लोग देखेंगे, तो रॉस के अनुसार हम लोग यह देखेंगे कि किशोरावस्था शैशवावस्था की मुद्रावृत्ति है। अब क्यों कहा है, कैसे कहा है, वो आप अपने अपने हिसाब से रिलेट कर लेना, याद कर लेना। क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो दोस्तों क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। वर्तमान की शक्ति और भावी आशा के बारे में बात होगी, भावी आशा के बारे में बात होगी, तो आप समझ जाना कि क्रो एंड क्रो हैं। बीगे और हंट के अनुसार, तो बीगे और हंट के अनुसार हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन वह शब्द है, यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हो सकती है। तो अगर परिवर्तन में अगर हम लोग बात करेंगे, परिवर्तन शब्द ही आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह बीगे और हंट है, शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक। दोस्तों कम हम इस चैप्टर जो पहला जो चैप्टर है हमारे सिलेबस का, बाल विकास की अवधारणाएं और बाल विकास की अवस्थाएं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप कल इससे जुड़े प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और हम जो आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करके दूसरे चैप्टर में जाएंगे। तो बाय बाय, राधा राधा।